हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द चैप्टर नंबर 3। सो बेसिकली आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी हम रोज यूज करते हैं, राइट? लाइट्स, फैंस, मोबाइल चार्जिंग सब में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है? इस चैप्टर में हम जानेंगे करंट का बेसिक कंसेप्ट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, हम सीखेंगे रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और सर्किट्स में कैसे काम होता है। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉज, व्हीटस्टोन ब्रीज जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो इफ यू आर रेडी टू लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी यहाँ पे देखो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। हियर वी विल स्टडी अबाउट चार्जेस इन मोशन में होंगे which constitute an electric current. Such electric currents occur naturally in many situations like lightning. Charges flow from the clouds to the earth through the atmosphere, which sometimes becomes disasters as the flow of charges is not steady, right? So however, in our everyday life we see many devices such as torch हो गया, आपका clock हो गया, so where charges flow in a steady manner. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस जब मोशन में होगा तभी उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह सब स्टडी यहाँ पे करेंगे व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। ओके, वो कैसे कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, यहाँ पे आप लोग देखो फर्स्ट जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है। देखो, so if we maintain the constant potential difference between two conductors के बीच में अगर हम क्या करेंगे, constant potential difference को मेंटेन करके रखेंगे, then we get a constant flow of charge in a metallic wire connecting the two conductors. दो कंडक्टर्स को जो कॉमन वायर कनेक्ट करता होगा, कांस्टेंट जो मेटेलिक वायर होगा, तो उसमें हम लोग क्या पाएंगे कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज होगा। ओके, सो द फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक वायर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट। So it is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. क्रॉस सेक्शन मतलब कि एरिया, क्रॉस सेक्शन आपका हो गया एरिया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू दैट एरिया और थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा रेट आ गया मतलब कि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, एंड उसको जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम किसी भी चीज़ को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे रेट आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, बस कितना ही। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट। टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसका आई का फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल चार्ज फ्लोइंग इज क्यू एंड टाइम टेकन टी। अच्छा, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम स्मॉल टाइम कंसिडर करेंगे, डी टी इज द स्मॉल टाइम, तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, राइट? तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा का, क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। Okay, so if the charge dq flows through a conductor for small time dt,
then I is equal to dq by dt. It means that the current through a conductor at a time is defined as the first derivative of charge passing through a cross section of the conductor in a particular direction with respect to time. समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, किसका हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज का। ओके, सो यहाँ पे देखो, if n is the number of charges and E is the electric charge and T is the time, so we know from quantization of charge Q is equals to NE। हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वो सेटिस्फाई करता है, यानी कि एन मल्टीप्लाई होगा किस में, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। सो इंस्टेड ऑफ Q आपका अभी हमने बताया कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सो इंस्टेड ऑफ क्यू आप लोग क्या लिख सकते हो, एन ई बाई टी। सो ये वाला फॉर्मूला भी आपका हो गया किसका, करंट का। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, सो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जहाँ पे होगा, जिस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी उसी तरफ माना जाएगा, एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। या अगर आप ऐसे देखो, अगर नेगेटिव चार्ज का मोशन इस तरफ है, मतलब कि टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रिक का उसके ऑपोजिट तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का आई का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट तरफ होगा, इसको याद रखना। ओके, तो पॉजिटिव चार्जेस जहाँ जिस तरफ फ्लो करेंगे उसी तरफ आपका आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ऑलवेज स्टेडी, हेंस मोर जनरली वी कैन डिफाइन द करंट एज फॉलोज। कैसे, देखो, लेट डेल्टा क्यू, अच्छा आप लोग बताओ, डी क्यू बाई डी टी को अगर हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अगर लिख देंगे, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा सिंबल कब आता है, व्हेन वी कंसिडर द एवरेज पार्ट, व्हेन वी कंसिडर द एवरेज पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो, सो let delta q be the net charge flowing through a cross section of the conductor in a particular direction during time interval delta t। delta t का मतलब t से t प्लस डेल्टा टी टाइम। ओके, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, अगर ये वाला टी आपका हो गया 4 बजे, और यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी को हमने मान लिया कितना, 4:30। ओके, 4:30, तो यहाँ पे आप लोग बताओ डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू हो गया आपका आधा मिनट और 30 मिनट। ओके, डेल्टा टी हियर इज द 30 मिनट, इसको याद रखना। तो यहाँ पे देखो, डेल्टा क्यू आपका हो गया नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज आपका फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल आपका हो गया डेल्टा टी। सो देन एट टाइम टी द करंट इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, डी आई। डी आई इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एट टाइम टी, क्या होगा, लिमिट आपको लेना है डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ओके, लिमिट यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी, यहाँ पे जो डेल्टा टी है जो इंटरवल है दैट इज वेरी स्मॉल, इसी वजह से आपको यहाँ पे लिमिट क्या लेना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, जहाँ पे भी स्मॉल इंटरवल, यहाँ पे स्मॉल इंटरवल है, इसी वजह से यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी ओवर 0 लिया है। सो नेक्स्ट देखो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको याद रखना। अच्छा, अभी हमने बताया कि करंट का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाते हैं करंट का डायरेक्शन उसी तरफ होता है। सो ये वाला आपका स्केलर कैसे हो गया, इसको वेक्टर वेक्टर होना चाहिए था, राइट। सो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ऑल्दो इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द मेन पॉइंट। जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसको वेक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन करंट क्या करता है,
कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉज वगैरह को फॉलो नहीं करेगा। Since the angle between the wires carrying the current doesn't affect the total current, it follows the laws of scalar addition. As it follows the law of scalar addition, so it is a scalar quantity although it has direction along the positive charges. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट सपोज दिस इज अ वायर हैविंग करंट इसमें 8 एम्पियर और यहाँ पे 2 एम्पियर। तो इस वाले वायर में कितना एम्पियर चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इसमें 10 एम्पियर। तो इस वाले एंगल को आप जितना भी मर्जी बढ़ा लो, जितना भी मर्जी घटा लो, इस वाले 10 एम्पियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो करंट है वो वेक्टर लॉ को फॉलो ही नहीं करता। अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो एंगल में जो अगर चेंजेस आएगा तो उसमें फर्क दिखेगा। ओके, तो इसको याद रखना। आप इस एंगल को जितना मर्जी छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कुछ भी इस 10 एम्पियर में फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 एम्पियर ही रहेगा। राइट, सो यहाँ पे हमने एम्पियर बताया। एम्पियर क्या है? एम्पियर आपका यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखो, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल है। तो आई का फॉर्मूला में क्या होता है? क्यू बाई टी। सो यहाँ पे क्यू है कूलम, टी मतलब सेकंड। सो 1 कूलम बाई, अगर हम 1 सेकंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 एम्पियर। यानी कि 1 कूलम पर सेकंड इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ओके, सो करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी, हम 1 एम्पियर कब बोलेंगे? इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जब चार्ज 1 कूलम क्या होगा? फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड के लिए, है ना? 1 सेकेंड के लिए अगर वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो करेगा, तभी हम करंट को बोल सकते हैं कि हाँ 1 एम्पियर करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट? How many electrons? You have to find the value of a number of electrons n. यहाँ पे 1 मिनट यानी कि t आपको गिवन है 1 मिनट, तो ये आपका हो गया कितना? 60 सेकेंड। राइट, सो द करंट आपको गिवन है 300 मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट करोगे इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। गिवन क्या दिया है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अभी बताओ यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? सो आई इज इक्वल टू वी नो क्यू बाई टी, एंड इंस्टेड ऑफ क्यू बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग लिख सकते हैं एन ई बाई टी। तो हमें एन चाहिए, ई पता है, टी पता है, आई पता है। तो एन क्या हो जाएगा? आई इंटू टी बाई ई। यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा 300 मिली एम्पियर, यानी कि आप लोग क्या पुट करोगे? 300 इंटू 10⁻³ टी के जगह पर 60 सेकेंड, नीचे आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करोगे। राइट, तो आपका आंसर जो आ जाएगा कुलम में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्लो ऑफ करंट गिवन है। As a matter of convention, the direction of flow of positive charge gives the direction of current. We already know this is called conventional current. इसको हम क्या बोलेंगे? conventional current. पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर चार्ज फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन मेजर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो करेगा उसी को, उस डायरेक्शन, उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। इसको याद रखना। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट। ऑब्वियसली देखो, अगर ये वाला आपका हो गया यहाँ
इस तरफ आपका पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो हमने इस डायरेक्शन को मानेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे, इसके ऑपोजिट में आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसके ऑपोजिट तरफ। तो इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन आ गया नेगेटिव के तरफ, यानी कि टुवर्ड्स राइट आपका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर होगा, तो उसके ऑपोजिट यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन। इसको याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, if the current varies with time, it is represented by differential limit of q, जो कि हमने बताया I equals to dq by dt. So further I is the same even when the cross sectional area is different at different points of the conductor. So देखो, though a cross section of the conductor at a time t, if a positive charge q1 is flowing from a to b and a negative charge q2 is flowing from b to a, देन टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर आपका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको जो गिवन है, एक आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट्स बी पॉइंट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ टाइम टी, इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q1 का मोशन, Q1 का जो मोशन है, जो पॉजिटिव चार्ज है ए से लेकर बी तक, नेगेटिव चार्ज का मोशन Q2 का जो मोशन है बी से लेकर ए तक। लेकिन मुझे बताओ कि दोनों में करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। जैसे कि हमने बताया I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q बाई टी। अगर यहाँ पे दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी, राइट। Q1 बाई टी, दोनों को सिंपली आप लोग क्या करोगे, ऐड कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी, वो क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई टी। So the electric current which flows during the lightning is of the order of tens of thousand amperes. इसको याद रखना, उसका ऑर्डर इस दिस मच अमाउंट का होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर। However, the current in our knobs इज इन माइक्रो एम्पियर, ओके। हमारे नर्व्स में जो करंट्स फ्लो करते हैं वो माइक्रो एम्पियर्स में होते हैं, ओके। नेक्स्ट आप देखो करंट डेंसिटी क्या होगा, ये आपका हो गया करंट के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, आप लोग जैसे बोलते हो ना, अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाता है, लाइक। तो यहाँ पे देखो, द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द current at that point in the conductor to the area of the cross section of the conductor at that point। कहने का मतलब है, अगर हमें करंट डेंसिटी चाहिए, इसका नोटेशन जे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, करंट पर यूनिट एरिया। जिस भी पॉइंट में हमें चाहिए, वायर का जिस भी पॉइंट में हमें अगर करंट डेंसिटी निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट पर एरिया निकालेंगे, राइट। तो इसे ही हम बोलेंगे क्या, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो, इफ अ करंट I इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया A ऑफ अ कंडक्टर, देन करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट क्या आ जाएगा, J इक्वल्स टू I बाई A। So it is a characteristic property of a point inside the conductor. It is a vector quantity। इसको याद रखना, जो current density होता है, it's a vector quantity। its direction किस पे होगा, at a point in the direction of the flow of positive charge at that point। current density का direction positive charge की तरफ होगा। positive charge जिस direction में flow करेंगे, उसी direction में आपका आ जाएगा current density का direction। इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, इसका एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके।
An aluminum wire of diameter 0.24 centimeter is connected in series to a copper wire of diameter 0.16 centimeter. ओके, एक एल्यूमिनियम वायर है, उसका डायमीटर आपको गिवन है। एक कॉपर, दूसरा एक कॉपर वायर है, उसका डायमीटर भी आपको गिवन है। द वायर्स कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट आपको गिवन है 10 एम्पियर। तो हमें पूछा है कि करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर में कितना होगा। करंट डेंसिटी एल्यूमिनियम वायर में कितना होगा, तो पहले देखो, तो डायमीटर गिवन है। अच्छा, पहला काम है ये एम्पियर है, यानी कि एसआई यूनिट, तो सारे के सारे सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर देंगे, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर डायमीटर आपका 0.24 सेंटीमीटर है एल्यूमिनियम का, हमें एल्यूमिनियम का पूछ रहा है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाई करेंगे किस में से 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। करंट आपको गिवन है 10 एम्पियर। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अभी बताया, J इक्वल्स टू आई बाई ए। आई का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 10 एम्पियर। ए एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर, वायर यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। सो पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 0.12 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका कॉपर वायर था, इसका किसी भी प्रकार का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम वायर का डायमीटर गिवन है और एल्यूमिनियम वायर का ही हमें करंट डेंसिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसी वजह से आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, ठीक से रीड करके सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है। द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन देम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसको याद रखना, जो इसको एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन कंडक्टर्स में कैसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, तो उसको जो एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी गिवन है, दैट थ्योरी इज योर इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके, so in an atom of a substance, the electrons in the orbits close to the nucleus are bound to it due to the strong attraction of the nuclear positive charge. But the electrons far from the nucleus experience a very weak attractive force. आपको पता है कि atoms में nucleus are located at the center of the atom. तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में है, उसमें क्या, यहाँ पे जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट होंगे, वो इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से जो अट्रैक्शन आएगा वो किस तरह का आएगा, और फोर्स जो आएगा वो किस तरह का आएगा, वीक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, राइट। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस के पास में होंगे वो क्या होंगे, उनके पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस कैरिंग योर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा जो भी न्यूक्लियर सेंटर के पास वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जो दूर में होंगे, यानी कि फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उनमें से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका न्यूक्लियस के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास हो गया नेगेटिव चार्ज, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। लेकिन वो उस अट्रैक्टिव फोर्स का नेचर किस टाइप का होगा, वीक अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो गया। ओके, सो यहाँ पे देखो, हेंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम द एटम by rubbing or by heating the substance. In fact, a few outer electrons leave their atoms and move freely within the substance in the vacant spaces between the atom.
So these electrons are called free electrons or conduction electrons. So they carry the charge in the substance from one place to other. Therefore, electrical conductivity of a solid substance depends upon the number of free electrons in it. So in metals में the number of free electrons is quite large, that is 10 to the power 29 per volume. So hence metals are good conductors of electricity, and silver is the best conductor of electricity than copper, gold and aluminium respectively. ओके, तो अगर हम इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे तो वो क्या बोल रहा है कि पहले तो आप देखो, ऑल मेटल्स अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, राइट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन थ्योरी. ओके, सो इनसाइड एन एटम क्या होता है कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू द सेंटर, और यू कैन से न्यूक्लियस को बहुत क्लोज होते हैं एंड आर हेल्ड टाइटली. ओके, तो वहां पे आपका किस टाइप का फोर्स आ जाएगा, जैसे कि हमने बताया स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएंगे. लेकिन बट द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फार फ्रॉम द सेंटर आर नॉट हेल्ड टाइटली एंड कैन मूव अराउंड इजीली. जो दूर होंगे न्यूक्लियस से और सेंटर से, वो टाइटली बाउंड नहीं होंगे, तो यू कैन इजीली रिमूव देम. कैसे रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है, बाय रॉबिंग और बाय हीटिंग द सब्सटेंस. Okay, so when we rob or heat a metal, some of these loose electrons, or you can say free electrons, leave their atoms and move freely in the empty spaces between atoms. So ये जो moving electrons को हम लोग क्या बोलेंगे, these electrons are called free electrons or conduction electrons. तो यही वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. Okay, so these free electrons help carry electric charge from one part of the metal to another. So the ability of a metal to conduct electricity depends on how many free electrons it has. इसी वजह से जिसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को पास करवा सकता है. सो मेटल के केस में इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर्स है वो क्वाइट लार्ज है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 29 पर वॉल्यूम. ओके, so that's why metals are good conductors. So among all of them, silver conducts electricity the best, followed by उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली. ओके, तो ये आपका हो गया. नेक्स्ट आपका आएगा, यहाँ पे देखो हम कुछ लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. इन लिक्विड्स एंड गैसेस इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, unlike in metals where the electric conduction occurs by the movement of negative charge carriers. याद रखना, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आपका कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑकर्स बाय द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ओनली, तो वो किस पे ओनली डिपेंड करेगा, लिक्विड्स एंड गैसेस के केस में ओनली इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा. जैसे कि यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ अ लिक्विड कंडक्टर सच एज इलेक्ट्रोलिटिक अगर सोल्यूशन है, सो देयर आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं, so which can move on applying electric field and hence generating the electric current. Whereas in case of solid conductor जैसे कि कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, atoms are tightly bound to each other. They consist of large number of free electrons उनके पास होते हैं, so which are responsible for the strong current in them when electric field is applied on them. So there are some other materials in which the electrons will be bound and they will not be accelerated even if the electric field is applied. That means what? No current on applying electric field. Such materials are called insulators. जितना भी आप electric field apply कर दो वहाँ पे current आपका current flow ही नहीं करेगा.
सो जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गए। सो सो बेसिकली we will focus only solid conductors in which positive ions are fixed positions and the current is carried by the negatively charged electrons. Okay? तो अगर हम इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि इन लिक्विड्स एंड गैसेस, इसको देखो, लिक्विड एंड गैसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें दोनों आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे, बोथ पॉजिटिव चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होगा, नेगेटिव चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करने के लिए। ओके, जिसको हम बोल रहे थे आयंस। ओके, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन मूव। लेकिन मेटल्स में केस में क्या होता है, मेटल्स और यू कैन से सॉलिड कंडक्टर्स, सॉलिड्स के केस में क्या होता है, ओनली नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव टू क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। इसको याद रखना, मेटल्स के केस में हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ मेटल्स, राइट। इन सॉलिड कंडक्टर्स, पहले आप देखो सॉलिड कंडक्टर्स में क्या होता है, लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर, यहाँ पे इन तीनों का एग्जाम्पल गिवन है। तो इन तीनों में क्या होगा कि एटम्स आर पैक्ड टाइटली एंड ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टू कैरी द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम लिक्विड कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ओके, एंड दिस कॉजेस करंट टू फ्लो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, आपका आयंस प्रोड्यूस होंगे एंड दिस कॉज करेगा आपका क्या, करंट को फ्लो करने के लिए। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम मटेरियल्स लाइक आपका जैसे हो गया वुड, plastic, rubber. So these are do not allow current to flow because their electrons are tightly bound and do not move even when electricity is applied. अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद भी वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, बाउंड होते हैं कि वो मूव ही नहीं करते। सो दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, जो कि हमें पता है, राइट। सो बेसिकली आपका जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग किस बारे में बात करेंगे, ओनली वी विल टॉक अबाउट सॉलिड कंडक्टर्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन स्टे फिक्स्ड, वो एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में फिक्स्ड रहते हैं एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव टू कैरी द करंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका मोशन होता है, मूवमेंट किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए सॉलिड कंडक्टर के ऊपर हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं करेंगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दे मूव लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ गैस ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटी। ओके, जैसे गैस में मॉलिक्यूल्स वगैरह जैसे रैंडमली मूव करते हैं, वैसे ही कुछ होगा सिनेरियो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करोगे। सो देयर इज नो preferential direction for the velocities of the electrons. So the average thermal random velocity आपका क्या आ जाएगा, अगर हम एवरेज निकालेंगे वो जीरो आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटीज होंगे उसको ऐड कर देना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन वी विल गेट द एवरेज पार्ट। ओके, सो द एवरेज थर्मल रैंडम velocity is zero. Due to this, there is no net flow of electric charge in a particular direction inside the conductor and hence no current flows in it. But ये वाला केस आपका आ गया जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, when an electric field is applied on a solid conductor in the shape of a cylinder of circular cross section by attaching positively and negatively charged circular disc of a dielectric of the same radius as that of the solid conductor at the two ends,
An electric field is generated in the conductor from positive charge disk towards negative charge disks. So electrolytic solution are conductors of different types in which positive and negative charges can move. Okay? तो जैसे कि हमने बताया, ये दो पैराग्राफ को आप एक बार और देखो कि क्या बोल रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किस तरह होगा। देखो, वे नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, आपका यहाँ पे दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस में आपका आएगा नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड केस आपका आ जाएगा विथ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी हम फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे नो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो क्या होगा, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ मेटल वायर और सॉलिड कंडक्टर, आप बोल सकते हो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे जैसे गैस मॉलिक्यूल्स में होता है। बिकॉज दे मूव रैंडमली, देयर मूवमेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इसको याद रखना। अगर देखो, एक राइट साइड में फ्लो अगर मूव करता होगा तो एक तो लेफ्ट साइड में भी मूव करेगा, तो ये दो आपका हो जाएगा कैंसल। ऐसे करके सारे के सारे जो मूवमेंट से किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो आपस में आपका कैंसल हो जाएगा। अगर आपस में आपका कैंसल हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा गया था, ये वाला देखो, द एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी इज जीरो। इसका मतलब कि वो कैंसिल मतलब कि कैंसिल हो रहा होगा, राइट। सो ड्यू टू दिस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये वाला हो गया आपका किसका, नो इलेक्ट्रिक फील्ड और विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। But when we apply an electric field, like when we connecting a battery, जब हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्टार्ट टू मूव इन वन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द नेगेटिव साइड से लेकर पॉजिटिव साइड तक, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव साइड से लेकर पॉजिटिव साइड तक, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। So this creates a flow of electric charge which we call electric current. इसी को ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, सो इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जैसे कि सॉल्ट वाटर में क्या होता है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन मूव कर सकते हैं। सो करंट फ्लोज थ्रू द मूवमेंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसे कि हमने बताया है कि लिक्विड्स एंड गैसेस में बोथ चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन सॉलिड्स में केस में क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ओनली नेगेटिव चार्जेस के मोशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और आयंस आर फिक्स्ड इन द पोजिशन। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा और कॉन्सेप्ट अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा, देखो, it states that current I flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference B across the ends of the conductor. ओके, कंडक्टर में जो भी करंट आपका फ्लो करेगा वो हमेशा किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोपोर्शनल होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह आर केप्ट कांस्टेंट। दिस फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी आपका आई क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी को। सो मैथमेटिकली आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और यू कैन से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो वी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट है आपका आर। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, resistance of the conductor. So its value depends upon the length, shape and nature of the material of the conductor. So R किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा
एज वेल एज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर किस मटेरियल पे बना है उस मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आपका आ जाएगा वैल्यूज ऑफ v एंड e। तो r ना ही b पे डिपेंड करेगा ना ही i पे डिपेंड करेगा, ओनली आपका लेंथ एंड शेप एंड नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। ओके तो यहाँ पे देखो, सच कंडक्टर्स आर सेड टू बी ओबे ओम्स लॉ। इस टाइप के कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ओबे करता है, ओम्स लॉ को मानता है। सो फॉर एन ओहमिक कंडक्टर के लिए, तो इस टाइप को कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, ओहमिक कंडक्टर। द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके क्योंकि हमने अभी बताया कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये किस टाइप किसके लिए ग्राफ होंगे, ओहमिक कंडक्टर के लिए, ओहमिक कंडक्टर के लिए। ओके टेकिंग v along x एक्सिस एंड i along y एक्सिस, इसका ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल देखो, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर थ्रू विच 5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। यानी कि V आपको गिवन है 3 वोल्ट, करंट I आपको गिवन है 5 एम्पियर। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, तो R इक्वल्स टू V बाई I यूजिंग ओम्स लॉ। तो क्या आ जाएगा 0.6 ओम। नोटेशन याद रखना, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा, ओम। 0.6 ओम आ गया। ओके नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, क्या रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अभी हमने बताया कि R इक्वल्स टू V बाई I। तो V यहाँ पे क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड I क्या है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है I। तो R हो गया इन दोनों का रेशियो, V बाई I। सो ऐसा यूनिट आपका ओम आ गया। नोटेशन आप लोग देख सकते हो। सो हम लोग बोल सकते हैं कि R के जगह पर आप लोग पुट करोगे 1 ओम, V आ जाएगा 1 वोल्ट एंड I आएगा 1 एम्पियर, यानी कि 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। सो डिफाइन 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे, सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम कब होगा, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग अप्लाई करोगे एंड्स ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस में, तभी 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का। ओके सो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों का होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कितना, यहाँ पे आप लोग V का डाल देना, A का डाल देना, तो आप लोगों को मिल जाएगा ML L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ओके तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ पे डिपेंड करेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हम लोग बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। नेक्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। इनवर्सली अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू पहले हो गया लेंथ एंड R प्रोपोर्शनल टू हो गया 1 बाई एरिया। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे हमें मिल जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज योर रो, एंड रो इज व्हाट, रो हियर द रेजिस्टिविटी। यहाँ पे रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको याद रखना, रो को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
तो रो नेक्स्ट सॉरी आर आपका किस पे और डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसे कि हमने बताया, एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, यानी कि एल गिवन है, area given है, its resistance is measured, R भी given है. So what is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? रो का वैल्यू पूछा है। अभी हमने ये वाला इक्वेशन निकाला, फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई ए। सो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज डालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे रो का वैल्यू आप डाल दो, कितना गिवन था? 5। ए का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, एल का 15 मीटर। तो आंसर जो आएगा रो का 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दिस मच अमाउंट। अच्छा, अभी बताओ रो का यूनिट क्या होगा? रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। आर का यूनिट ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, यानी कि 1 मीटर से 1 मीटर गया तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ ओम इंटू मीटर रहेगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट आपका आ गया ओम मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, कंसिडर अ थिन स्क्वायर सेट ऑफ साइड आपको गिवन है एल एंड थिकनेस है कितना? टी थिकनेस, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेस सोन बाय द शेडेड एरिया इन द फिगर। यहाँ पे अच्छा, ये दो ऑपोजिट फेस, यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट फेसेस में रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे आप लोग देखो, रेजिस्टेंस बिटवीन द शेडेड ऑपोजिट फेसेस अगर हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमने बताया क्या? रो, यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, यहाँ पे एरिया आएगा। ओके, अच्छा आप लोग बताओ एरिया को आप लोग क्या लिख सकते हो? लेंथ इंटू थिकनेस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे लेंथ इंटू थिकनेस, ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली रो बाई टी। सो यहाँ पे आप लोग देखो, हियर आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, सो द रेजिस्टेंस बिटवीन द शेडेड ऑपोजिट फेसेस इक्वल्स टू रो बाई टी ओनली। So that's all for today. So we learned about how electric charge flows in a conductor and the concept of Ohm's law and the resistivity. So next we will continue the remaining part in the next video. So till then, thank you for watching the video. Thank you.